हेलो एवरीवन। तो गाइज़ आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखो मैं 2 चैप्टर अभी करा रहा हूँ, 2 चैप्टर मैं शाम को अपलोड कर दूंगा। तो 2 चैप्टर मैं कौन कौन से करा रहा हूँ, पहला आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ना, चाहे 2024 के हों पीवाईक्यू, चाहे 2023 के हों, चाहे 22 के हों, कहीं के भी आप मतलब कोई भी पीवाईक्यू देख लो, तो वो जिन कॉन्सेप्ट को मैं करा रहा हूँ ना उन्हीं से आ रहे हैं। तो बस मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाऊँगा और जब आप उसके बाद पीवाईक्यू लगाओगे ना तो अच्छे से आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपकी पूरी कर दूंगा, मतलब केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आपको मैं पूरे सिखा दूंगा जो जिससे आप लोग उसके बाद पीवाईक्यू लगाओगे तो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। और सबसे पहले हम यही समझते हैं कि यार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की होती है आप लोगों की, है ना। तो देखो केमिकल रिएक्शन तो आप समझते ही हो। जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आपका जो रिएक्टेंट होता है ना, वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, प्रोडक्ट में, तो हम लोग बोलते हैं कि वो आपकी केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ए है और बी है, और ए और बी मिलकर के अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लो, 4 तरीके की होती है। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, दो चीज़ें कंबाइन हो रही होंगी। तो टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से सब ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए। जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये दो सब्सटेंसेस हो गए। दो सब्सटेंसेस मिले तो एक नया सब्सटेंस बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखना इस पे ही ना PYQ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं जो टॉपिक्स उठा रहा हूँ ना उन्हीं से तो PYQ आएंगे भाई। चैप्टर्स तो बहुत छोटे छोटे लिमिटेड चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बस अब PYQ प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो जब कभी भी आपका कोई एक केमिकल सब्सटेंस क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। अब ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में स्प्लिट कैसे होगा, या तो आप उसे हीट एनर्जी दोगे। जब कभी भी हीट एनर्जी दी जाती है ना उसको बोलते हैं थर्मोलिसिस। थर्मो का मतलब होता है हीट, तो हीट से जब आप हीट दोगे ना, और हीट देने पे जब आपका एक केमिकल सब्सटेंस स्प्लिट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोलिसिस। लाइट दे करके भी ऐसा हो सकता है, उसको फोटोलिसिस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी दे करके भी ऐसा हो सकता है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में PbNO3 का होल टॉइस है ना, PbNO3 का होल टॉइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। इसको मैंने हीट करा तो देखो लेड ऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये बन करके तैयार हो गया। लेकिन ये कब हुआ कि जब मैंने जो लेड नाइट्रिक ऑक्साइड था ना आप लोगों का, इसको जब मैंने हीट करा, मतलब इसको थर्मोलिसिस करा। थर्मल में हीट थी। वाटर को जब आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो ये H+OH- पे ब्रेक हो जाएगा, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस बोलेंगे। मान लो आपके पास में AgCl के 2 मोल्स हैं, तो अगर ये Ag और क्लोरीन में टूट रहा है तो वो फोटोलिसिस की प्रोसेस है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब कभी भी कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इस बात का मतलब क्या है, जैसे Fe+USO4 है ना, तो जो आयरन होता है, देखो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन ऐसे बोलता कि कॉपर प्लस FeSO4, बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो देखो कॉपर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आयरन को हटा सके SO4 में से, है ना। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी आती है हमारे पास में, दैट इज़ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब दो एलिमेंट इंटरचेंज कर देते हैं अपने रिस्पेक्टिव आयंस को। इस बात का मतलब क्या है, जैसे आपने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड लिया, तो देखो Ag पे प्लस चार्ज, NO3 पे माइनस चार्ज, यहाँ Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। तो देखो Ag का जो प्लस है ना वो Cl के माइनस से चला गया, और NO3 का माइनस Na से चला गया। देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब प्लस पहले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, और पहले का माइनस दूसरे वाले के प्लस के साथ। अब देखो ये टर्म आपको जरूर मिलेगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है ना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। या अगर आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। या आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, या आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी आप बोल सकते हो रिडक्शन हो रहा है फिर।
या सबसे अच्छी डेफिनेशन ये होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका हो रहा है तो हम बोलेंगे उसके पास में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे अब एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं ना तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो देखो जिंक यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, तो इसके ऊपर याद रखना कोई भी एलिमेंट अगर अपनी सॉलिड फॉर्म में होता है ना तो उसके ऊपर जीरो चार्ज होता है। तो क्योंकि जिंक सॉलिड फॉर्म में तो उसके ऊपर जीरो चार्ज है। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म मतलब कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया गया होगा। ठीक है, तो देखो सॉलिड फॉर्म में जिंक तो उसके ऊपर चार्ज है, जीरो है। कॉपर सल्फेट में याद रखना SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो SO4 के ऊपर -2 है तो कॉपर के ऊपर कितना हो जाएगा, +2। भाई टोटल जीरो होना चाहिए ना, तो SO4 पे -2 तो कॉपर पे कितना, +2। यहाँ पे SO4 पे -2 तो जिंक पे कितना, प्लस, और कॉपर सॉलिड पे कितना, जीरो। अब देखो जिंक का चार्ज जीरो से कितने पे जा रहा है, +2 पे, और जिंक से जीरो पे अगर +2 जा रहा है तो इसका मतलब उसका चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। और जब भी आपका चार्ज इंक्रीज करता है तो हम बोलते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। अब आपने तो बोला था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीडेशन होता है, देखो ये भी तो सही बात है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मुझे एक बात बताओ, जिंक का जो चार्ज है ना, जिंक का चार्ज कितने से, देखो जीरो, पहले जिंक का चार्ज जीरो था और अब जिंक का चार्ज +2 हो गया। मुझे ये बताओ कि अगर जिंक ने क्या किया होगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ही तो करे होंगे अपने आप से, लॉस ही तो करे होंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और अगर आप नेगेटिविटी हटाओगे तो आपके अंदर क्या आएगी, पॉजिटिविटी। तो वैसे जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा रहा है तो उसके पास 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। अब कॉपर ने क्या सीन किया, क्या देखो कॉपर के पास ऑलरेडी पहले कितना चार्ज था, +2 चार्ज था। कॉपर के पास ऑलरेडी कितना चार्ज था, +2 चार्ज। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर दिए, तो देखो +2 और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है तो +2 -2 मिलकर के कॉपर पे कितना चार्ज हो गया, जीरो। ठीक है, तो क्योंकि कॉपर का चार्ज देखो घट रहा है, तो याद रखना जब भी चार्ज घटेगा तो वहाँ पे रिडक्शन होगा, चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और ये बात याद रखना, जो रिडक्शन करते हैं ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आई होप आप लोग याद रखोगे। अब देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आती है जो होती है बैलेंसिंग करना केमिकल इक्वेशन की। ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है, देखो 2024 का ही क्वेश्चन है ये, इसको आपको बैलेंस करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट पढ़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चंस में, है ना। तो इसको बैलेंस करते हैं। देखो मेरा बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले आप लोग क्या लिख लेते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास में एटम कौन कौन से हैं, और रिएक्टेंट साइड वो आइटम कितने हैं आपके पास में, और प्रोडक्ट साइड वो आइटम कितने। ठीक है, तो देखो एटम, एक तो आपको एल्यूमिनियम दिख रहा होगा क्लियरली, एक आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, एक आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, क्लोरीन। अब बताओ रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम कितना है, 2, और प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम कितना है, 1। ऐसे देखो ऑक्सीजन इधर कितना है आपके पास में, 3, इधर कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ 1। हाइड्रोजन कितना है बताओ आपके पास में, हाइड्रोजन यहाँ पे 1, और इधर कितना हाइड्रोजन है, 2। क्लोरीन कितना है आपके पास में, क्लोरीन है आपके पास में यहाँ 1, और यहाँ कितना क्लोरीन है, 3। तो जो मर्जी आपको जो बैलेंस करना है वो कर लो। देखो एल्यूमिनियम ही देख लेते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ कितना है बताओ, 2, रिएक्टेंट में कितना है, 2, और प्रोडक्ट में कितना है, 1। तो मैं मल्टीप्लाई किससे कर लूँगा, 2 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब देखो इसका मतलब एल्यूमिनियम को मैंने यहाँ किससे मल्टीप्लाई, देखो प्रोडक्ट साइड 2 से ही तो मल्टीप्लाई करा, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एल्यूमिनियम को जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्लोरीन भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। भाई ये पूरा कंपाउंड मल्टीप्लाई हुआ है ना 2 से, तो क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि प्रोडक्ट साइड क्लोरीन भी किससे मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, 2 से। यानी कि क्लोरीन यहाँ कितने हो चुके हैं, 6। और अगर यहाँ 6 क्लोरीन है बट यहाँ रिएक्टेंट साइड तो कितना क्लोरीन है, 1, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। अब जैसे ही मैंने क्लोरीन को 6 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट साइड देखो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 6 से। लेकिन यहाँ तो कितने हाइड्रोजन है आपके पास में, सिर्फ 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, 2 3 से कितना आ जाएगा, 6। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 3 से। ठीक है, अब देखो 3 2 से 6 हाइड्रोजन हो गए, बट ऑक्सीजन भी तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। भाई प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से, और रिएक्टेंट साइड तो ऑलरेडी कितने ऑक्सीजन है आपके पास में, 3। तो जो बैलेंस इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, Al2O3 प्लस में 6HCl गिव्स 2AlCl3 और प्लस में 3H2O, है ना। तो इस तरीके से ये जो केमिकल रिएक्शन होगी आप लोगों की, ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो 2024 का है बट बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट।
तो देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहले आपको पता करने होते हैं कि देखो ये तो आप जानते हो ना एसिड क्या होते हैं, अभी मैं बता दूंगा आपको खैर। बट पहले एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। एक्चुअल में अगर हमें पता करना है कोई भी आपका मतलब कौन आपका एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है ना, तो उसके लिए हमारे पास में इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर देखो आपके नेचुरल भी हो सकते हैं जो नेचर से मिलते हैं, या आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में पहले आते हैं आपके जो डाइज वाले इंडिकेटर होते हैं, मतलब ये कलर को इंडिकेट करते हैं। और दूसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल को इंडिकेट करते हैं। देखो इंडिकेटर ऑफ कलर वाले कौन कौन से होते हैं, उसमें आपके पास में आता है एक रेड लिटमस और एक आता है आपके पास में ब्लू लिटमस, ठीक है। ये दो होते हैं आपके पास में। अब ये कैसे काम करते हैं वो भी हम बात करेंगे। और ऑल्फैक्टरी मतलब इसमें स्मेल चेंज होती है। देखो डाइस वाले में तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, बट ऑल्फैक्टरी वाले में स्मेल चेंज होती है। इसमें एक अनियन एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो, है ना, और एक आपके पास में वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा मैं, बस आपको समझ के रखना है। सिंथेटिक आपके पास में दो होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है आपके पास में फिनोप्थैलिन, ठीक है। तो ये दो आपके पास में सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब देखो इंडिकेटर की बात करते हैं, वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देंगे और बेसिक में कैसे देंगे। मतलब जैसे आपने क्या करा, आपके पास में ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन है और आपके पास में ब्लू लिटमस के सॉल्यूशन को अगर मैंने एसिड में डाल दिया, तो ब्लू लिटमस के सॉल्यूशन को अगर मैंने एसिड में डाल दिया तो कैसा कलर में चेंज हो जाएगा आप लोगों का, रेड में। तो ब्लू लिटमस वाला जो सॉल्यूशन होगा अगर वो एसिड में डाल देता हूँ मैं उसमें, या मैं उसमें कोई एसिड डाल देता हूँ, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं उसको बेसिक में डालता हूँ तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। अगर मेरे पास में रेड लिटमस का सॉल्यूशन है तो वहाँ पे अगर मैं उसको एसिडिक में डालता हूँ तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, बट अगर मैं बेसिक में डालता हूँ तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ फिनोप्थैलिन की, तो फिनोप्थैलिन एसिडिक सॉल्यूशन में तो कलरलेस होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में तो कोई कलर नहीं देगा, वो कलरलेस होगा। लेकिन बेसिक में अगर आप उसे डालते हो, उसमें कोई बेस मिला देते हो, तो पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। और अगर आपने बोला कि इसको एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक दे देता है और ब्लू में और बेसिक में कैसा करता है, ये येलो कर लेता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की बात करें तो देखो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार खट्टा टेस्ट होता है। लिटमस जो आपका ब्लू लिटमस होता है ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये कर रहे हैं ना। देखो एसिडिक सॉल्यूशन था, क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। प्रोवाइड्स H प्लस आयंस व्हेन डिसोसिएटेड, मतलब क्या है, जैसे आपके पास में HCl है। अब HCl को आपने जैसे पानी के अंदर डाला तो मान लो ये किस में टूट गया, H प्लस में और Cl माइनस में। तो ये टूट रहा है ना H प्लस और Cl माइनस में, तो ये H प्लस डोनेट कर रहा है, तो प्रोवाइड्स H प्लस आयंस व्हेन डिसोसिएट। तो जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो H प्लस आयंस देगा। इनका पीएच होता है जो वो <7 होता है। पीएच क्या होता है अभी समझाऊंगा। दो तरीके के एसिड होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास में, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की केस में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। वीक एसिड के केस में आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, या आपका एसिटिक एसिड हो गया, या आपका H3PO4 हो गया, है ना। ये सारे के सारे आपके वीक एसिड है, ठीक है। अब हम सेम यहाँ पे अगर बात करें बेसिस के लिए, तो बेसिस का टेस्ट तो आपको पता ही है कैसा होता है, बिटर टेस्ट। ये जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और ये OH माइनस आयंस देते हैं। जैसे आपने NaOH लिया ना, और इसको जैसे ही आप डिसोसिएट करोगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। तो ये OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है ना, और OH माइनस जो प्रोड्यूस करता है वो बेस हो जाता है। बेसेस डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एल्कलीज। देखो एल्कलीज का मतलब क्या होता है कि ऐसे बेस जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं। तो ऐसे बेस जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं उनको हम लोग एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एल्कलीज देते हैं और इनका जो पीएच होता है वो 7 से तो ज़्यादा होता है बट 14 से कम होता है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH हो गया, NaOH और KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। और वीक बेस में आपका NH4OH आ जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में सबसे पहले आता है आपका कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कैसे दिखाते हैं एसिड। जब भी आप एसिड को बेस के साथ मिलाते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। जैसे आपने HCl एक एसिड लिया और बेस आपने NaOH लिया, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोग का, एक Na और एक Cl, ये तो NaCl बना देगा। एक H H2 और O है ना, ये H2 और O, तो ये बना देगा आपका एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं कि आपके पास में जो भी एसिड होगा ना, जब आप उसको मेटल के साथ में मिला दोगे तो एक तो वो आपका मेटालिक सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जैसे आपने एसिड ले लिया यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है
और एसिड की मात्रा कम है। और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा क्या होगी, कम, और एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो आपने जिंक जो है यहाँ पे एक मेटल की तरह लिया, और जैसे ही मैंने इसको डाइल्यूटेड H2SO4 में डाला तो देखो आपका जिंक सल्फेट मेटालिक सॉल्ट बन गया, ZnSO4, मतलब ये मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो रही है। तो ये रिएक्शंस भी याद रखना, इन पे आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल एक भी रिएक्शन को हल्के में मत लेना, मैं वही करा रहा हूँ जो आएगा पेपर में, ठीक है। अब आगे देखो, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं आपके, है ना। जैसे आपने एसिड ले लिया और एसिड को मैंने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई, तो वो आपको मेटालिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करके देगा। अब ये कैसे होगा देखो, अभी कैसे होगा वो देख लेते हैं, है ना। जैसे आपने क्या करा, NH2CO3 ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में करा दी यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब ये एक एसिड है ना भाई, H2SO4। तो देखो क्या बन रहा है आपका, मेटालिक सॉल्ट यानी कि Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये चीज़ें आपकी बन रही हैं, ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। तो अगर रिएक्शन विद कार्बोनेट होती है तो एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करेगा तो मेटालिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ क्या होता है कि जब भी एसिड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा ना तो मेटालिक सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा, यानी कि ऊपर वाला ही सिनेरियो बन रहा है। जैसे ऊपर भी तो यही था, एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटालिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बना दिया। एसिड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटालिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहा है। जैसे आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, इसकी रिएक्शन HCl के साथ में कराई, तो देखो Na और Cl मिल करके तो NaCl बन गया, ये H, ये H, H2, एक O ले लो तो O बन गया, और कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया यहाँ पे। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्साइड की बात करें तो जब एसिड क्या करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैंने एक मेटल ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड ले रहा हूँ मैं, एक मेटल ऑक्साइड ले लिया मैंने, इसकी रिएक्शन मैंने HCl के साथ कराई, ठीक है। तो HCl के साथ जैसी रिएक्शन कराओगे तो क्या बना देगा, ये CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, भाई कैल्शियम पे प्लस चार्ज होता है, +2, और क्लोरीन पे -1, तो 2 इंटू -1 -2 ही तो हो गया, तो प्लस माइनस का चार्ज आ रहा है तो सॉल्ट है प्लस वाटर। और डिसोल्यूशन वाटर का मतलब क्या होता है कि एसिड गिव्स H+ आयन्स इन वाटर, एसिड को जैसे आप वाटर के अंदर डालोगे वो H+ आयन देगा। जैसे आपने HCl लिया, HCl को एक्वस फॉर्म में था ना, और इसको वाटर में डालने पे, है ना, एक्वस फॉर्म मतलब वाटर में डालने पे अब ये H+Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की। तो ये जितनी भी रिएक्शंस मैंने बताई ना, ये सारी की सारी आपको ऐसे याद कर लेनी है भाई साहब, ठीक है। और फिर इसके बाद PYQ लगाना, चुटकियों में PYQ हो जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की बात करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबसे पहले वही बात है कि एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O, तो ये याद कर लेना, ये तो सिंपल ही रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन विद, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एसिड प्लस बेस लिया ना आप लोगों ने, तो इस तरीके से आप लोगों की रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अब मान लो अगर हम रिएक्शन विद मेटल बोलते हैं यहाँ पे, तो रिएक्शन विद मेटल आप लोग क्या बोल सकते हो कि जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ना तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। जैसे आपने NaOH लिया, उसकी रिएक्शन जिंक के साथ में कराई तो उसने एक तो सोडियम, अब देखो ये NaZn और O2 मिल गया, NaZnO2 मिल गया, और साथ में H2 गैस आपकी बाहर हो जाएगी। कौन सी गैस बाहर हो जाएगी हमारे पास में, H2। तो जो ओनली आपके एक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जो आपके एक्टिव मेटल्स मतलब जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम, वो रिएक्ट कर पाते हैं किसके साथ में, रिएक्टेड विद बेस, तो वही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि जिस मेटल की मैं बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ ना, वो मेटल आप लोगों का हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, रिएक्शन विद कार्बोनेट, तो बेस कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, तो बेस बाइकार्बोनेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन रिएक्शन विद ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो देखो, बेस को अगर आप किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ डाल दोगे, नॉन मेटल होना चाहिए, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने क्या करा, एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया, नॉन मेटल कार्बन है, ऑक्साइड उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो सॉल्ट क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और डिसोल्यूशन इन वाटर की बात करें तो बेस जो होता है वो OH- आयंस देता है जब आप इसको वाटर के साथ में मिलाते हो। पीएच स्केल की बात करें तो देखो, स्केल क्या होता है आप लोगों का, पीएच स्केल एक ऐसा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं ना इसे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल क्या होता है जरा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग।
अ स्केल ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 तक, जिसमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है ना। आपने पढ़ा ही होगा कि 0 से लेके 14 तक ऐसे पीएच स्केल मार्क होता है। अगर आप 7 पे हो तो वो न्यूट्रल होता है, जैसे पानी न्यूट्रल होता है ना। 7 से इधर जाओगे तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मतलब H प्लस को की कौन, जैसे आपको HCl मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, ये सब। और डिक्रीजिंग यहाँ पे जब आप 7 से इधर जाओगे तो आपको डिक्रीजिंग, जैसे H प्लस आयंस यहाँ पे डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे OH माइनस आयंस मिलते जाते हैं, यहाँ पे H प्लस आयंस मिलेंगे, जैसे NaOH हो गया, है ना, KOH हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड बेस और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर खत्म। तो चैप्टर 1 भी हम लोग खत्म कर चुके हैं और चैप्टर 2 भी खत्म कर चुके हैं। और बाकी जो तो 2 केमिस्ट्री के चैप्टर बचे हुए हैं वो हम शाम को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी डाउट आता है मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।